हेलो डे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था जाल और उसके मुख्य भाग। आज अपन पढ़ेंगे जाल के प्रकार। देखो, अलग अलग आधार पर मीन्स डिफरेंट बेसिस पे जाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अपने पास जाल यहाँ पर अपन इसको विभाजित करेंगे दो प्रकार से। एक तो ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर और दूसरा टर्मिनल के आधार पर। टर्मिनल के आधार पर तो यहाँ पर अपन पहले पढ़ेंगे ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर। तो फर्स्ट आएगा ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर। देखो, ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे विद्युत अवयव जो जाल को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या तो धारा प्रदान करेंगे या फिर वोल्टता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्रोत भी दो प्रकार के हो गए, एक तो धारा स्रोत और दूसरा वोल्टता स्रोत। धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत, इसको भी अपन पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर जाल के प्रकार। दो प्रकार के होंगे। पहला तो होगा सक्रिय जाल, जिसको बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क, और दूसरा होगा निष्क्रिय जाल, जो होगा पैसिव नेटवर्क। देखो, कोई भी जाल है, उस जाल में अगर ऊर्जा स्रोत उपस्थित है तो ऊर्जा स्रोत उपस्थित होने से क्या होगा? उस जाल में धारा प्रवाहित होगी। तो अगर ऊर्जा स्रोत उपस्थित है तो उसको बोलेंगे अपन सक्रिय जाल। कैसे? देखो, सपोज करो ये अपने पास एक परिपथ है, यहाँ प्रेरक कुंडली मान लो, यहाँ पे संधारित्र, कुछ भी अवयव लग रहे हैं, यहाँ पे वापस प्रतिरोध, और यहाँ पर ये है ऊर्जा स्रोत वोल्टता स्रोत, प्लस माइनस ये R1 R2 LC R3। तो यहाँ पर जो ये वोल्टता है, इस वोल्टता की वजह से धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित है मतलब परिपथ क्या कर रहा है? जो जाल है वो चालन कर रहा है। तो जाल चालन कर रहा है, इसकी वजह से जो ये जाल होगा वो कौन सा होगा? सक्रिय जाल। और अगर ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं है, ये ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं है, बस ऐसे ही जाल बना हुआ है, तब इसमें कोई ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं है, तो जाल में कोई ऊर्जा नहीं जा रही, तो जाल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, कोई वोल्टता उसमें आरोपित नहीं हो रही। तो ऐसा जाल क्या है? ऐसा जाल है निष्क्रिय जाल। ये एक पड़ा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा। जैसे अपने घर में जो विद्युत परिपथ है, अगर सारे स्विच ऑफ हो या उनमें से अपन वोल्टता को हटा दें या मेन स्विच बंद कर दे, तो क्या है? वो पूरा का पूरा परिपथ बंद पड़ा है। तो परिपथ बंद पड़ा है तो वो क्या है? निष्क्रिय जाल। और अगर धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तो वो क्या है अपने पास? सक्रिय जाल। और जो ऊर्जा स्रोत है वो दो प्रकार के हैं, धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत। तो ये भी क्या होते हैं? वोल्टता स्रोत जो है वोल्टेज सोर्स, और एक है धारा स्रोत, जो ये है अपने पास करंट सोर्स। देखो, वोल्टता स्रोत जो वोल्टता प्रदान करे, जनरली प्रायोगिक रूप से भी अपन कौन सा सोर्स उपयोग में लेते हैं? स्रोत वोल्टता स्रोत। जो सेल है, बैटरी है, ये सब क्या है? ये सब वोल्टता स्रोत ही है। धारा स्रोत अपने सामान्य काम नहीं आता है। जो वोल्टता स्रोत है, तो वोल्टता स्रोत का जो अपन संकेत चिन्ह है, सिंबल, तो वो होगा प्लस माइनस V। और धारा स्रोत का देखें तो ये धारा स्रोत का सिंबल, प्रतीक चिन्ह। पर जो ये अपन ने प्रदर्शित किए, ये क्या है? आदर्श। ये आदर्श वाले हैं। मतलब इनसे जब ऊर्जा जाएगी तो उसका कुछ भी ह्रास नहीं होगा। पर
प्रायोगिक रूप से अपन जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। आदर्श जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो इसका जो प्रायोगिक वोल्टता स्रोत होगा, तो प्रायोगिक वोल्टता स्रोत में क्या, जो ये वोल्टता स्रोत है इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा होता है जिसको बोलते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध। और धारा स्रोत में भी आंतरिक प्रतिरोध होता है, पर वो कैसा होता है, वो होता है समांतर क्रम में, स्मॉल r। ये भी है आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्रोत हो गए दो प्रकार के, पर जनरली जो उपयोग में लेते हैं हम कौन सा लेते हैं, वोल्टता स्रोत। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये तो अपन देखे ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर, अब देखेंगे अपन टर्मिनल के आधार पर जाल के प्रकार। नेक्स्ट, टर्मिनल के आधार पर जाल के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल। तो टर्मिनल के आधार पर जो जाल है वो अपने पास तीन प्रकार के होते हैं, चतुर टर्मिनल, त्रि टर्मिनल और द्वि टर्मिनल। अगर चार टर्मिनल है तो चतुर टर्मिनल, तीन टर्मिनल है तो त्रि टर्मिनल और दो टर्मिनल है तो द्वि टर्मिनल। तो ये हो जाएगा अपने पास चतुर टर्मिनल जाल, त्रि टर्मिनल जाल, द्वि टर्मिनल जाल। तो ये हो गया 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क और ये 2 टर्मिनल नेटवर्क। देखना, इनका अगर अपन ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो ब्लॉक आरेख क्या होगा, चतुर टर्मिनल में 4 टर्मिनल होंगे, तो अपने पास ये दो तो निवेशी टर्मिनल और 2 निर्गत टर्मिनल। तो ये दो है, ये तो हो गए निवेशी इनपुट और ये हो गए निर्गत मतलब आउटपुट। तो ऐसा टर्मिनल जाल जिसमें 4 टर्मिनल हो, 2 तो निवेशी टर्मिनल, 2 निर्गत टर्मिनल। अब ये जो अपन ने बॉक्स बनाया ये तो बस शो करने के लिए बनाया, इसके अंदर जाल बना हुआ है पर वो अभी अपन ने दर्शाया नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे आपके मोबाइल का चार्जर, तो मोबाइल का जो चार्जर है वो अपने पास कैसा दिख रहा है, बॉक्स के जैसे। अब वो बॉक्स के जैसे अगर उस चार्जर को अपन तोड़ेंगे या खोलेंगे तो उसके अंदर अपने पास एक परिपथ निकलेगा, पर अपन को बाहर से कैसा दिख रहा है, उसमें ओनली 2 टर्मिनल ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपन ने ये बनाया ये क्या है, एक बॉक्स है। जैसे सपोज करो ये अपने पास एक जाल है, यहाँ पे है वोल्टेज स्रोत V, R1, R2, R3, R4। ये अपने पास क्या है, एक जाल। अब इसको अगर अपन इस तरह से पैक कर दें तो अपने पास ये एक बॉक्स बन रहा है। अब इसमें ये 2 टर्मिनल इधर आ रहे हैं और 2 टर्मिनल इधर जा रहे हैं, तो अंदर का ये अपन को कुछ शो थोड़ी होगा, यहाँ तो बॉक्स आ गया, तो ये कुछ शो नहीं हो रहा। अब इसके जो ये निवेशी 2 टर्मिनल है, यहाँ तो अपन ने वोल्टेज स्रोत लगाया और निर्गत जो 2 टर्मिनल है वहाँ पर अपन ने लोड प्रतिरोध लगाया। अगर इसको हटा दें तो अपने पास कैसा बनेगा, ये ऐसा ही बन गया। 3 टर्मिनल जाल, देखो ऐसा जाल जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो चतुर टर्मिनल जाल है उस चतुर टर्मिनल जाल में 2 टर्मिनल को अगर अपन उभयनिष्ठ कर दें तो क्या होगा, वही जाल 3 टर्मिनल जाल। तो ये तो है ही सही, ये तो हुआ चतुर टर्मिनल, पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा क्या हो गया, ये एक ही टर्मिनल है।
तो ये एक ही टर्मिनल है, तो ये क्या है अपने पास 3 टर्मिनल, 1 2 और 3। द्वि टर्मिनल जाल ऐसा जाल जिसमें जो चतुर टर्मिनल जाल है उसके जो निर्गत टर्मिनल है उसको क्या कर दें, लघु पथित, शॉर्ट सर्किट। जैसे ये चतुर टर्मिनल जाल 1 2 3 4, जिसके जो निर्गत टर्मिनल है इसको कर दें लघु पथित। लघु पथित मतलब शॉर्ट सर्किट, ये लघु पथित, शॉर्ट सर्किट। तो ये अपने पास क्या बन गया, द्वि टर्मिनल जाल। अब ये 2 टर्मिनल किसी काम के नहीं है, एक टर्मिनल ये रहा और दूसरा टर्मिनल ये रहा। तो ये तो हो गया अपने पास जाल के प्रकार। अब इसमें अपन आगे टॉपिक देखेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ का विश्लेषण, क्योंकि अपना जो यूनिट है ये वही क्या है, परिपथ विश्लेषण। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम से परिपथ विश्लेषण। इट मीन्स सर्किट एनालिसिस बाय किरचॉफ लॉ। अब देखो, जो परिपथ का विश्लेषण करना है किरचॉफ के नियम से, तो किरचॉफ के कुल कितने नियम है, 2 नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ। द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ की वोल्टता का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अपन यहाँ पे दोनों से ही एनालिसिस देखेंगे, पर पहले अपन देखेंगे धारा के नियम से। तो इसमें फर्स्ट आएगा किरचॉफ के प्रथम नियम से परिपथ का विश्लेषण। और किरचॉफ के प्रथम नियम से परिपथ का विश्लेषण है, इसको बोलते हैं अपन संधि विश्लेषण या फिर नोडल एनालिसिस। अब संधि विश्लेषण किया, देखो क्या होता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो संधि बिंदु पर ही लागू होता है। संधि बिंदु पर क्या, मान लो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या, कोई भी परिपथ में संधि है तो उस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, 0। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन इस संधि विश्लेषण मतलब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, तो किरचॉफ की प्रथम समीकरण बनाकर अपन क्या करेंगे, संधि बिंदु पर जो वोल्टता है उसको ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे, इसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपन धीरे धीरे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, परिपथ विश्लेषण करना है, जो संधि विश्लेषण है वो संधि विश्लेषण क्या है, संधि विश्लेषण में किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है। और इससे अपन क्या ज्ञात करते हैं, इससे अपन ज्ञात करते हैं कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में जितने भी संधि बिंदु है उन संधि बिंदु पर वोल्टताओं को ज्ञात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन। सपोज करो अपने पास ये परिपथ है, ये एक परिपथ, यहाँ से ये भूसंपर्कित हो रहा है और यहाँ पर अपन ने इसको ये वोल्टता स्रोत दिया प्लस माइनस। इसको मान लो आप V, ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 परिपथ है, ये एक विद्युत परिपथ आ गया। अब क्या है, इसका जो प्रक्रिया है अपन एक एक स्टेप देखेंगे और यहाँ पर भी उसको करते जाएंगे। तो जो पहला प्रोसेस है, उस पहले प्रोसेस में क्या, पहली प्रक्रिया में क्या, जो परिपथ है सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो परिपथ है उसमें कुल कितने संधि बिंदु है। संधि बिंदु अपन जानते हैं कि कोई भी जाल है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा शाखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो उसका संधि बिंदु। तो यहाँ पर संधि बिंदु कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा, एक तो ये और एक ये संधि बिंदु। तो अब ये संधि बिंदु नहीं है क्योंकि ये पूरी एक शाखा जा रही है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान एक समान रहेगा और यहाँ पर भी धारा का मान एक समान रहेगा।
जो दो संधि बिंदु है, तो संधि बिंदु पता लगाने के बाद उस पर वोल्टता अंकित कर दो, ये V1 और ये V2। इस V1 V2 के मान ही अपन को ज्ञात करने हैं, और वो किससे ज्ञात करते हैं? KCL समीकरण से। अब जब अपन ने ये वोल्टता अंकित कर दी, उसके बाद इसका जो दूसरा प्रोसेस है, वो दूसरा प्रोसेस क्या है? देखो, जो भी अपन ने संधि ली है, उस जिस भी संधि का अपन एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिस भी संधि के लिए KCL समीकरण लिखेंगे, उस संधि पर जो वोल्टता है उसको समस्त वोल्टताओं के सापेक्ष क्या माना जाता है? उच्च माना जाता है। तो यहाँ पर जब अपन V1 का विश्लेषण करेंगे तो इसको समस्त वोल्टताओं के सापेक्ष उच्च मानेंगे, और V2 का विश्लेषण करेंगे तब V2 को समस्त वोल्टताओं के सापेक्ष क्या मानेंगे? उच्च मानेंगे। तो यहाँ पर अपन धारा की दिशा लगाएं तो ये करना है विश्लेषण में, जो अपन ने संधि मानी उस संधि से निकलते हुए धारा मान लो ये, तो ये तो होगी I1, इसको मान लो I3 और ये I2। ऐसे ही V2 पर बात करें तो ये हो गया अपने पास I4, ये I5 और ये I6। देखो, यहाँ पे जब अपन KCL समीकरण लिख के धारा बनाएंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर ये प्रतिबाधा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये Z है, यहाँ पर वोल्टता VA है, यहाँ पर वोल्टता VB है। अगर धारा इधर जा रही है I इधर जा रही है, मतलब उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ, तो यहाँ पर जो I का मान होगा, I क्या होता है? V/R। तो यहाँ पर क्या होगा? VA माइनस VB/Z। पर अगर ये इस तरह से है, ये Z है, ये A है और ये B है, और धारा इधर आ रही है, अब देखो यहाँ आ रही है VB से VA, तो ये VA और इधर वोल्टता VB, तो उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ। तो यहाँ पर जो धारा है वो क्या जाएगी? VB माइनस VA/Z। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, धारा जहाँ से जाएगी वो आगे लिखेंगे, माइनस करके दूसरा वोल्टेज पीछे। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? ये वोल्टता अपन ने अंकित कर दी, अंकित करने के बाद KCL समीकरण लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो ये बिंदु है, तो V1 के लिए KCL समीकरण, अब V1 के लिए KCL समीकरण लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये संधि बिंदु है, सारी धाराएं बाहर जा रही है, तो सारी धाराएं बाहर जा रही है तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 की बात करें, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, या I1 की बात करें, देखो I1 जा रहा है अपने पास इस V1 से इस V तक, तो V1 से भी जा रहा है और कहाँ पर है? Z1 है। तो I1 जो होगा वो I1 क्या होगा? V/R। तो V1 माइनस V/Z1 प्लस I2 ये V1 से V2 जा रहा है, तो ये जा रहा है ना V1 से V2, तो I2 क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 यहाँ पे क्या है? Z2 प्लस I3 V1 से जा रहा है, भू संपर्क कितना, और भू संपर्क की वोल्टता कितनी होती है? 0। तो I3 जी जा रहा है, तो ये जाएगा V1 माइनस 0/Z3 इक्वल टू 0। अब इसको अपन कर लेंगे अलग अलग, V1 को एक तरफ, V2 को एक तरफ, V को एक तरफ, तो ये बनेगा V1/Z1 माइनस V/Z1 प्लस V1/Z2 माइनस V2/Z2 प्लस V1/Z3 इक्वल टू 0। अब ये V1 को एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा V1, और यहाँ क्या बचेगा? 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, और उसके बाद ये V2 तो माइनस V2/Z2, और इधर क्या बचा? ये बचा एक सिंगल, तो माइनस V/Z1 इक्वल टू 0। तो एक तो समीकरण ये आई, और इसी प्रकार से अगर अपन इस संधि बिंदु V2 के लिए करें तो V2 के लिए KCL क्या हो जाएगा? V2 के लिए KCL होगा, देखो यहाँ से भी सारी धाराएं बाहर जा रही है, क्योंकि अब इस संधि का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इस वोल्टता को अन्य वोल्टताओं के सापेक्ष क्या मानेंगे? उच्च मानेंगे।
तो जहाँ पर वोल्टता अधिक होती है उससे धारा जाती है, तो यहाँ से धारा इधर उधर चल गई, तो ये हो गया I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। अब I4 इधर जा रहा है ना, जब ये इधर जा रहा है V2 से V1, तो I4 क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन Z2 प्लस I5 देखो V2 से जा रहा है, इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ जब ग्राउंड पे जा रहा हो तो ये यहाँ पर ग्राउंड है, तो ये भी ग्राउंड है, ये भी सब ग्राउंड ही है नीचे, ये पूरा एक साथ ही है। तो ये जा रहा है V2 से 0, तो V2 माइनस 0 अपॉन Z5 प्लस I6 भी जा रहा है V2 से 0, तो V2 माइनस 0 अपॉन ये आ रहा अपने पास Z4 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सही से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, V2 अपॉन Z2 माइनस V1 अपॉन Z2 प्लस V2 अपॉन Z5 प्लस V2 अपॉन Z4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर V1 V2 में इसको अरेंज करें तो माइनस V1 अपॉन Z2 प्लस ये V2 है, यहाँ से V2 को माना जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z4 प्लस 1 अपॉन Z5 इक्वल टू 0। एक समीकरण आ गया अपने पास ये। तो जितने संधि बिंदु होते हैं उनका अपन को विश्लेषण करना है, उतनी समीकरणें आ जाएगी और उन समीकरण को हल करके अपन जो संधि बिंदु पर वोल्टता है उनको ज्ञात कर लेंगे। अपन को ये भी दिया हुआ होगा, सारे प्रतिरोध दिए हुए होंगे, अपन को केवल V1 V2 का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया संधि विश्लेषण। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें अपन को संधि बिंदु ज्ञात करके उस पर वोल्टता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको कितने संधि बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही संधि बिंदु है, इनको संधि बिंदु नहीं मानेंगे क्योंकि इस पूरे में अपने पास धारा का मान समान होगा। अपन को एक ही संधि बिंदु दिख रहा है ये, तो ये संधि बिंदु लेके यहाँ पर अपन ने वोल्टता मान ली V। अब देखो ये जो V है इसका अपन विश्लेषण करेंगे इस संधि का, तो इस विभव को अन्य सभी विभव के सापेक्ष क्या मानना है अपन को, उच्च। तो ये उच्च है तो धारा इससे ही जाएगी, ये I1, ये I2 और इधर मान लो ये I3। अब यहाँ पर V1 के V के लिए KCL समीकरण लिखेंगे। तो V के लिए KCL समीकरण लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, देखो वो सारी धाराएं बाहर जा रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। देखो अपन ने बोला था भाई अंदर आएगी तो उसको धनात्मक मानते हैं, बाहर जाएगी उसको ऋणात्मक, पर बाहर जा रही है और अगर अपन सारा माइनस 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 लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तब भी माइनस होके वो इधर आ जाएगा, ये प्लस ही होगा। तो यहाँ पर जो I1 लिखेंगे अपन, तो I1 देखो V से आ रहा है अपने पास 5 तक, तो ये हो जाएगा V माइनस 5 अपॉन 2, उच्च वोल्टता माइनस निम्न वोल्टता अपॉन 2 प्लस I2 ये नीचे जा रहा है तो ये हो जाएगा V, ये तो 0 है, माइनस 0 अपॉन 3 प्लस ये भी इधर जा रहा है तो ये V माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। V से 0 पे जा रहा है ना अपॉन 4, इसको अब हल करेंगे तो V अपॉन 2 प्लस V अपॉन 3 प्लस V अपॉन 4, ये हो गया और इधर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0। V कॉमन लिया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब ये है इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 12 एलसीएम आता ही हो जाएगा 6 प्लस, ये छोटी सी कैलकुलेशन है सोल्व करनी आती है आपको, 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2, हो जाएगा V इक्वल टू 13, नहीं V ब्रैकेट में 13 अपॉन 12 इक्वल टू 5 अपॉन 2, देन V इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन 13, ये हो गया 6 टाइम्स, तो V इक्वल टू 30 अपॉन 13 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले अपन को इसमें पता लगाना है कि कितने इसमें संधि बिंदु हैं। तो इसमें कितने संधि बिंदु दिख रहे हैं आपको, 2।
एक तो ये संधि बिंदु और एक ये संधि बिंदु। बाकी इधर ये संधि बिंदु नहीं है, ये अपने पास भू संपर्कित है। तो संधि बिंदु पता लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, इन पर वोल्टता अंकित कर देंगे। इन वोल्टताओं का मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन इन दोनों संधियों का विश्लेषण करेंगे। तो पहले अपन करते हैं V1 के लिए विश्लेषण। देखो V1 के लिए विश्लेषण किया तो इस वोल्टताओं को अन्य सभी वोल्टताओं के सापेक्ष उच्च मानेंगे। तो इसमें से सभी धाराएं क्या होगी, बाहर की तरफ, ये I1, ये I2 और ये I3। तो ये जो बनेगा इससे KCL समीकरण इसकी वो हो जाएगी अपने पास I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो ये I1 है ये इधर आ रही है। तो देखो ये V1 से 5 में आ रही है, तो V1 माइनस 5/2 प्लस जो I2 है वो इधर जा रही है, तो ये V1 से V2 जा रही है, तो V1 माइनस V2/3 प्लस ये V1 से इधर जा रही है अपने पास 10 तक, तो हो गया V1 माइनस 10/4, V1 माइनस 10/4 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो जाएगा V1/2 माइनस 5/2 प्लस V1/3 माइनस V2/3 प्लस V1/4 माइनस 10/4 इक्वल टू 0। इसको हल करें तो V1 को बना के ये V1 वाले हैं, तो V1 को बना के हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। उसके बाद ये V2, तो यह माइनस V2/3 और ये जो बचा ये क्या है यहाँ पे माइनस 5/2 और इधर भी आ जाएगा माइनस, देखो 10/4 है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा अपने पास 2 से 5/2 टाइम्स 5/2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा V1, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 माइनस V2/3 माइनस 5/2 माइनस 5/2, ये हो गया माइनस 10/2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये हो जाएगा V1 13/12 माइनस V2/3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 13/12 P1 माइनस V2/3 इक्वल टू 5। ये अपने पास बन गई एक समीकरण। अब ये तो आगे V1 के लिए, ऐसे V2 के लिए निकालें। जो V2 के लिए निकालेंगे, अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मतलब इस वोल्टता को सभी वोल्टताओं के सापेक्ष उच्च मानेंगे। तो धारा अपने पास इधर इधर जा रही है, इसको मान लो आप I3 तक तो हो गया था, I4 I5 I6, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेकेंड V2 के लिए। तो ये बनेगा V2 के लिए I4 प्लस I5 प्लस I6। अब देखो I4 जा रहा है V2 से V1, तो V2 माइनस V1/3 प्लस I5 इधर जा रहा है, तो I5 हो गया V2 माइनस, अब ये 8 है ना, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो माइनस आगे प्लस आएगा, बट यहाँ पर जो है यहाँ पे ऊपर माइनस है तो माइनस V2 माइनस, ये नेगेटिव में वोल्टता, जो वोल्टता नेगेटिव में है ऋणात्मक में है, तो ये आएगा -8/6। ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर यहाँ पर प्लस होता है ऊपर तब तो यहाँ पर ये चीज़ आई जाती है, परंतु यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस के साथ आएगा। प्लस I6 इधर जा रही है I6, तो V2 माइनस, अब देखो इधर तो कोई वोल्टता नहीं है, 0 प्रतिरोध 2, तो ये बन जाएगा V2/3 माइनस V1/3 प्लस V2/6, ये माइनस माइनस प्लस 8/6 प्लस V2/2 इक्वल टू 0। तो माइनस V1/3 तो आया। अब V2 को देखें तो ये V2 है प्लस V2, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ठीक। ये भी हो गया, ये बच रहा है ओनली 8/6, तो 2 से करें तो अपने पास हो गया 4/3 इक्वल टू 0।
तो माइनस V1/3 प्लस V2, एल्सियम ले लेंगे, क्या हो जाएगा इसका एल्सियम 6, तो ये होगा 2 + 1 + 3 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस V1/3 प्लस V2, 3 4 5 6 6/6 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर जो आया अपने पास देखो क्या आया, माइनस V1/3 प्लस V2 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। अब देखो ये अपने पास है सेकंड समीकरण, इन दोनों को समीकरण को हल करके V1 V2 के मान निकालने हैं। तो यहाँ से देखना आप V1 V2 के मान निकालेंगे, तो यहाँ से V2 का मान निकाल लेते हैं। पहले तो V2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, V1/3 माइनस 4/3, ठीक, V2 है, इनको उधर भेज दिया, इस V2 का मान यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 13/12 V1 माइनस V2 की वैल्यू V1/3 माइनस 4/3, और ये 1/3 पहले से था यहाँ पे, इक्वल टू 5। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, तो इस चित्र का कोई मतलब है नहीं, अपने पास समीकरण आ गई। इसको जब अपन हल करेंगे तो अपने पास 13/12 V1 माइनस V1/9 माइनस 4/9 इक्वल टू 5, और ये हो गया V1 13/12 माइनस 1/9, यहाँ से इक्वल टू 5, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 4/9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास V1। इसका अपन एल्सियम लेंगे तो एल्सियम आएगा 36, तो अपने पास ये क्या आया 3 × 13 39 माइनस 9 4 इक्वल टू ये 45 माइनस 4/9, तो V1 ये हो जाएगा 35/36 इक्वल टू 41/9, और V1 इधर हो गया 41/9 इंटू 36/35, तो ये कैंसिल हुआ इससे 4 टाइम्स, तो V1 आया अपने पास 164/35 वोल्ट। अब ये तो आ गया V1, V2 निकालना है, तो इस V1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू V1 164/35 इंटू 3 माइनस 4/3, तो V2 ये हो जाएगा 164/35 इंटू 3 105 माइनस 4/3, इसका अपन सोल्व करेंगे, एल्सियम लेंगे 105 हो जाएगा 164 माइनस ये इससे 35 टाइम्स 35 इंटू 4 140, तो V2 हो जाएगा 160 माइनस 140 24/105, और जो ये कैंसिल होगा 300 हो जाएगा, 300 होगा 8/35 वोल्ट।